जिसमें हम एक फॉर्मूला देखते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर हाफ LI² 2023 में, उस पर सवाल आया तो आप मैग्नेटिक फ्लक्स बोल सकते हो B.A या B इंटू इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। इस प्लास्टिक के पेन में भी आ जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, आपको क्लास में बताया जाता है। ईएमएफ होने के लिए ऐसा नहीं कि इसको कंडक्टर होना पड़ेगा, करंट अगर चाहिए तो क्लोज्ड होना चाहिए और कंडक्टिंग मटेरियल का होना चाहिए। इंड्यूस्ड ईएमएफ विल ऑलवेज अपोज द चेंज इन फ्लक्स। प्यारे बच्चों, कैसे है सब? स्वागत करता हूं आपका अपना सिद्धार्थ शर्मा नए माइंड मैप में। चैप्टर का नाम है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, शॉर्ट में हम इसको EMI भी बोलते हैं। जी हां, बात करें तो 2024 में डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट पे, यानी इस चैप्टर से लेटेस्ट 2024 में सवाल आया। 2023 में इतना बेसिक सवाल, इसमें हम एक फॉर्मूला देखते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर हाफ LI², 2023 में उस पर सवाल आया था। अच्छा, एक चीज, क्या आपने लास्ट माइंड मैप देखा? लास्ट माइंड मैप में हमने एक मैग्नेट बेंडिंग वाला सवाल देखा था, फॉर्मूला देखा था m sin थीटा बाय m डैश इक्वल्स टू m sin थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय थीटा बाय 2। मैंने आपको बताया था ऑलरेडी पेपर में आ चुका है, 2013 में आ चुका है, वो 2023 में भी आ चुका है। जी हाँ, चेक करना, 2013 में भी आया था और 2023 में भी आया था। लास्ट माइंड मैप देखा हो तो अगर आपने मैग्नेटिज्म एंड मैटर का। और यही नहीं, अभी और सुनिए, अरे लास्ट माइंड मैप में हमने एक चीज और देखी थी, मैग्नेटिज्म के लिए गॉस लॉ, क्लोज इंटीग्रल B.ds इज 0। वो सेम चीज मैंने बोला था ना कि कभी तो भी उसने पूछा, वो 2023 में ही पूछ चुका है वो। ठीक है, तो यार कुल मिला के ये जो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है यार, इसमें से ना हर साल खूब सारे सवाल आते हैं, भर भर के सवाल आते हैं। और वैसे भी 12th क्लास का वेटेज देखो, एग्जैक्ट तो अपन नहीं बोल सकते, लेकिन मोटा मोटी 4-5-6% ऊपर नीचे हो सकता है, मोटा मोटी ना 55-60% जो वेटेज होता है, हर साल चेंज होता है, वो कभी कभी वो 60% तक भी पहुंच जाता है। 12th क्लास का वेटेज, नीट में बोल रहा हूं, 12th क्लास के फिजिक्स की बात कर रहा हूं, अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, है ना। अभी एक साल तो कब 2023 में 60% पहुंच गया था अप्रोक्सीमेटली 12th, और 40% 11th, तो कम ज्यादा होता रहता है। तो 55 से, मतलब ये मान के चलो 55 से 60% वेटेज रहता है क्लास 12th का। और क्लास 12th में से स्पेशली पूरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म रहता है, अच्छा खासा वेटेज रहता है। ठीक है, कैसे हैं सब? सबका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बेटा माइंड मैप की। अगर आपको याद हो बेटा, तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, उसी तर्ज पर हम यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था कि किसी सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, वैसी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या, किसी सरफेस से, किसी एरिया से, किसी सरफेस से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होके गुजर रही है। तो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, यानी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स नहीं, इसको नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलना ज्यादा सही रहेगा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना साहब। तो इसको थोड़ा सा ठीक कर देते, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है सर, तो किसके प्रोपोर्शनल? जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होके गुजरी, वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, E.da, है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया B.da। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं 5 सबस्क्रिप्ट E से, मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं 5 सबस्क्रिप्ट B से। तो यार ये मान लीजिए कोई एरिया है छोटा सा, आपने यहाँ पे एलिमेंटल एरिया ले लिया, है ना, एरिया वेक्टर हो गया DA वेक्टर, एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है B, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है दैट इज थीटा। तो d5, देखो छोटे से एरिया की वजह से छोटा सा मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया B, है ना, d5 भी हो गया B.da। अब डॉट प्रोडक्ट यानी B इंटू डी इंटू कॉस थीटा, दोनों तरफ साफ छोड़ दिए, यानी दोनों तरफ साफ इंटीग्रेट कर दिया, इसको इंटीग्रेट किया, d इंटीग्रेशन d5b, ये आ गया 5b, तो आ गया इंटीग्रेशन B.da या इंटीग्रेशन B.da या इंटीग्रेशन B.da कॉस थीटा। आपने क्लास में पढ़ा हुआ होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, आप उसको बाहर ले जाइए, तो आप मैग्नेटिक फ्लक्स कितना बोल सकते हैं प्यारे बच्चों? सर मैग्नेटिक फ्लक्स हम बोल सकते हैं B.a या मतलब B इंटू ए इंटू कॉस थीटा। ऐसे डॉट प्रोडक्ट हटा देते हैं, ठीक है, ऐसे डॉट हटा देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है ना साहब। हाँ, तो B.a, कुल मिला के बात ये कि अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो आप मैग्नेटिक फ्लक्स बोल सकते हो B.a या B इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर हमें लेना आता है, हाँ सर, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। एरिया वेक्टर क्या होता है बेटा, जैसे मान लीजिए सरफेस है तो सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर। ठीक है साहब, तो कंटिन्यू करते हैं आगे। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी एक स्केलर क्वांटिटी, डॉट प्रोडक्ट तो स्केलर ही होता है साहब, है ना।
तो यूनिट क्या होती है इसकी, मैं आपको पिछले माइंड मैप में भी बताया था, जब हम कुछ म्यू नॉट का कुछ तो भी यूनिट देख रहे थे, ऊपर टेस्ला मीटर स्क्वायर कुछ आ रहा था, मैंने उसको वेबर के टर्म्स में भी लिखा था, याद है क्या? हाँ सर। तो वेबर मैंने बोली थी, वेबर मतलब टेस्ला मीटर स्क्वायर। अगर आप देखो तो इसकी जो यूनिट होगी वो कितनी होगी, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर बोलो या, है ना, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर बोलो या वेबर बोलो, एक ही बात है। टेस्ला मीटर स्क्वायर बोलो या वेबर बोलो, एक ही बात है। यहां पे आगे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आराम से निकल जाएगा। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर या वेबर, ठीक है। चलिए, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर अपन बात करें, जैसे कि मान लीजिए ये सरफेस है, तो ये हो गया एरिया वेक्टर हमारे पास, ये हो गया एरिया वेक्टर। और अगर मैग्नेटिक फील्ड भी इसी दिशा में, तो हम बोलेंगे कि एरिया वेक्टर, एक काम करते हैं इसको ना एरिया वेक्टर लिख देते हैं यहाँ पे, एरिया वेक्टर, ठीक है। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, तो बी ए कॉस थीटा, थीटा 0 हो गया, कॉस 0 1 हो गया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया मैक्सिमम कितना, बी। यहां पे हम बोलेंगे एरिया वेक्टर, एन कैप मतलब वही परपेंडिकुलर है, तो एरिया वेक्टर हो गया। यहां पे 90 डिग्रीज का एंगल हो रहा है बेटा, तो कॉस 90 0 हो गया, फ्लक्स 0 हो गया। बेसिकली आप ये देखो कि किसी सरफेस को क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन खच्च से काटती हुई जा रही है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, कि यार जैसे मान लीजिए सरफेस है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको खच्च से कट करती हुई जा रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो हम बोलेंगे कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्लक्स में काउंट होगी। अगर वो इसको खच्च से काटती हुई नहीं, जैसे काट नहीं रही इसको, इसके पैरेलल काट नहीं रही, ये काट नहीं रही इसको, ये कट नहीं कर रही, ये कट नहीं कर रही, आप देखें, है ना, इस प्रकार से कट नहीं कर रही। अगर कट नहीं कर रही, खच्च से काटती हुई नहीं जा रही, इसका मतलब फ्लक्स नहीं है। हाँ, अगर जैसे ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, खच्च से काटती हुई जानी चाहिए, ठीक है। ऐसे देख लेते हैं, अगर ये ऐसे जा रही, खच्च से नहीं काट रही, खच्च से नहीं काट रही, 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 इसका मतलब फ्लक्स में साहब काउंट नहीं होगी। फ्लक्स का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको कट करनी चाहिए। क्या ये कट कर रही, ये कट कर रही है, नहीं, क्या ये कट कर रही है, हाँ, किसी ऐसे ये कट कर रही है, कट कर रही है, कट कर रही है ना, ऐसे पैरेलल हो जाएगी ना सरफेस के, सरफेस के पैरेलल हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जीरो फ्लक्स, काटते हुए नहीं जा रही खच्च से, इसलिए, ठीक है। हाँ, अगर कोई आपने रैंडम एंगल ले लिया बेटा, अगर आपने कोई, इसको मैं टेस्ला मीटर स्क्वायर लिख देता हूं, अगर आपने कोई रैंडम एंगल ले लिया एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, आपने कोई रैंडम एंगल ले लिया प्यारे बच्चों थीटा का, तो आप बोलोगे कि फ्लक्स हो जाएगा बी इंटू ए कॉस थीटा, है ना। अब मैं हटूंगा साइड में, सो दैट आप सारी चीजें जो लिखी हुई यहां पे देख पाओ, ठीक है साहब, देख लिया, डन हो गया बेटा। चलते हैं आगे, अगले स्लाइड पे चलते हैं। फैराडेज लॉ, सबसे पहले तो एक फ्री फंड के 4 नंबर। फैराडेज लॉ किस पे बेस्ड, ऑलरेडी नीट में पूछ चुका है। फैराडेज लॉ बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, फैराडेज लॉ बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, मैं लिख देता हूं भाई, रिस्क नहीं लेने का बिल्कुल। बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना साहब, तो बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑलरेडी पूछ चुका है। कोई भी लॉ या कोई भी थ्योरम, जैसे बर्नौलीज थ्योरम, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, वो उसका फेवरेट है। जैसे केसीएल केवीएल, केसीएल बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, केवीएल पढ़ चुके करंट इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, भाई साहब उसका फेवरेट सवाल है, वन ऑफ द फेवरेट सवाल है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, फ्लूइड मैकेनिक्स, कंजर्वेशन ऑफ मास, उसका फेवरेट है। कोई लॉ है, कोई थ्योरम है, किस पे बेस्ड है, फैराडेज लॉ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फैराडेज लॉ बोलता है कि जब भी, देखो पिछले चैप्टर में यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हमने देखा था कि हम करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमको हासिल हो रही। अब हम उल्टा देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट कैसे बने, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड खाली होने से करंट नहीं बनेगा। मुद्दा यह है कि वेनेवर दे, जब भी देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स लिंक्ड विद एनी लूप, देयर विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना। इंड्यूस्ड ईएमएफ कब आएगा, ईएमएफ इंड्यूस कब होगा, जब भी किसी बॉडी से एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज होगा। देखो जरूरी नहीं कि लूप ही हो, लूप ना भी हो, उस बॉडी से रिलेटेड फ्लक्स चेंज हो रहा है। हालांकि हम मतलब सारे केसेस में क्या लेते हैं, सारे केसेस में हम लूप ही लेते हैं, लेकिन लूप नहीं भी होगा और उस बॉडी से एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा। हाँ, लेकिन करंट कब फ्लो करेगा, इंड्यूस करंट, हाँ सर हमने क्लास में पढ़ा, इंड्यूस करंट तब आएगा जब लूप कंप्लीट होगा और लूप कंडक्टिंग मटेरियल का बना होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आना एक अलग बात है। इंड्यूस्ड ईएमएफ तो टूटे हुए लूप में भी आ जाएगा, किसी में भी आ जाएगा, लकड़ी के लूप में भी आ जाएगा, लोहे के लूप में भी आ जाएगा, लोहे के छड़ में भी आ जाएगा, है इस प्लास्टिक के पेन में भी आ जाएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ ये आपको क्लास में बताया जाता है। ईएमएफ होने के लिए ऐसा नहीं कि इसको कंडक्टर होना पड़ेगा। ईएमएफ इंड्यूस होने का मतलब ये नहीं किया बेटा क्या कि इसको क्लोज होना पड़ेगा। करंट अगर चाहिए तो क्लोज्ड होना चाहिए और कंडक्टिंग मटेरियल का होना चाहिए। लकड़ी के लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ आ सकता है साहब, करंट नहीं आएगा क्योंकि वो कंडक्टिंग नहीं है। समझ में आ पा रही बात? तो ये सारी
पेचीदगी आपको क्लास में बताई जाती है। लेंज लॉ, वही लेंज लॉ किस पे बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी साहब, यहां पे लिख भी देता हूं अगेन, किस पे बेस्ड पूछ लेगा पेपर में, लेंज लॉ किस पे बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कहता है कि मैं जिस वजह से आया हूं मैं उसी वजह को ही अपोज कर दूंगा साहब, ठीक है। यहां पे क्या आ गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ विल ऑलवेज अपोज द चेंज इन फ्लक्स। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा ना बेटा, है ना, वो किसको अपोज करेगा, चेंज इन फ्लक्स, या यूं कह लो कि उस कारण को, उस कॉज को अपोज करेगा जिस वजह से वो आया। यहां पे मैं लिख देता हूं कि कॉज, है ना, कॉज लिख दिया, तो इट विल अपोज द कॉज ड्यू टू विच इट हैज ओरिजिनेटेड। लेंज लॉ पे क्लास में खूब सारे सवाल करवाए जाते हैं। हाँ सर, बिल्कुल सर, है ना। अब हम इन दोनों लॉज को मिला लें, फैराडेज लॉ और लेंज लॉ को मिला लें। फैराडे लॉ कहता है कि यार मतलब फ्लक्स में बदलाव होगा, फ्लक्स में बदलाव होगा तो क्या होगा, फ्लक्स में बदलाव होगा तो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। लेंज लॉ कहता है कि जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो अपने कॉज को अपोज करेगा। तो इनको हम मिला लें, कोलैब कर दें, तो ईएमएफ हमारे पास होने वाला है माइनस डी फाई बाय dt। ईएमएफ हमारे पास होने वाला है माइनस डी फाई बाय dt। ये माइनस पेपर में पूछता है, वैसे नहीं पूछता, बट पता होना चाहिए कि माइनस इज ड्यू टू द लेंज लॉ, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ अपने कॉज को अपोज करता है। ई बराबर माइनस डी फाई बाय dt, है ना। अब इसमें फिर वही दो रास्ते, एवरेज के लिए आप क्या करोगे, डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, माइनस तो सिर्फ ये बता रहा है साहब कि लेंज लॉ, ठीक है। और अगर इंस्टेंटेनियस होगा तो माइनस डी फाई बाय डी टी हो जाएगा। बाकी सबको पता है फाई होता है बी डॉट ए या बी कॉस ए, है ना, बी ए कॉस थीटा। तो यहां पे आप इसको पुट कर सकते हो, ये है ना, दोनों लॉ को हमने मिला दिया। इसको आप बोल सकते हो फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ, इसको आप बोल सकते हो फैराडेज फर्स्ट लॉ, इसको आप फैराडेज सेकंड लॉ बोल सकते हो, इसको फैराडेज लेंज लॉ भी बोल सकते हो, क्योंकि यहां पे हमने लेंज लॉ भी इनकॉर्पोरेट कर लिया है। अब कुछ इंड्यूस्ड पैरामीटर्स हमारे पास, ई बराबर माइनस डी फाई बाय डी टी, तो सबको पता है। करंट क्या होता है, ईएमएफ बाय आर। अब मान लो मेरे पास क्लोज लूप है, मतलब सर्किट क्लोज्ड है, ताकि मैं करंट क्या कर सकूं, उसमें फ्लो करवा सकूं, तो क्लोज लूप होना चाहिए, क्लोज सर्किट होना चाहिए, क्लोज पाथ होना चाहिए, और भाई करंट फ्लो कराना कंडक्टर होना चाहिए। तो मेरे पास एक कंडक्टिंग क्लोज लूप है, तो जाहिर सी बात है उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ है तो इंड्यूस करंट भी आएगा। कितना आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, V इक्वल्स टू आई आर, आई इक्वल्स टू वी बाय आर, है ना। तो अब आपने यहाँ पे V बाय आर या E बाय आर लिख दिया, E का वैल्यू लिख दिया माइनस डी फाई बाय डी टी डिवाइड बाय R इज रेजिस्टेंस, R इज रेजिस्टेंस। अब मैंने क्या चालाकी खेली, मैंने यहाँ पे लिख दिया करंट को एवरेज करंट मानते हुए, है ना, और इसको डी फाई को मैंने लिख दिया डेल्टा फाई। तो मैंने बोल दिया हो गया डेल्टा, देखो इधर यहां पे मैं लिख सकता हूं करंट को डेल्टा क्यू, क्यू यानी हो गया चार्ज, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी बराबर माइनस वन बाय आर इंटू डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, है ना साहब। तो अब डेल्टा टी से डेल्टा टी शहीद हो गया, तो हमारे पास डेल्टा क्यू यानी चार्ज फ्लोन कितना आ गया, चार्ज फ्लोन आ गया। अगर फ्लक्स में चेंज आ रहा है डेल्टा फाई, तो चार्ज फ्लोन आ गया माइनस डेल्टा फाई बार, यहाँ पे एक माइनस साइन आएगा, प्लीज ध्यान रखें, है ना। हाँ, पेपर में अगर किसी भी ऑप्शन में माइनस नहीं है तो फिर मैं नहीं लगाऊंगा माइनस, लेकिन अगर पेपर में ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन में माइनस एक ऑप्शन में प्लस है, तो मैं माइनस लगाऊंगा, है ना, वो ऑब्वियस सी बात है। तो चार्ज फ्लोन हो गया माइनस डेल्टा फाई बार, चार्ज फ्लोन हो गया माइनस डेल्टा फाई, ये नेट चार्ज फ्लोन है। अगर फ्लक्स में चेंज डेल्टा फाई तो माइनस क्या हो गया, डेल्टा फाई बाय आर। अब माइनस डेल्टा फाई मतलब फ्लक्स फाइनल माइनस फ्लक्स इनिशियल, उसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो फ्लक्स इनिशियल माइनस फ्लक्स फाइनल। प्लीज इसका ध्यान रखेंगे बेटा। थोड़ा सा अपन एक काम करेंगे ना, थोड़ा सा इसको साइड में शिफ्ट कर देंगे ताकि आपको एक क्लियरली दिख जाए कौन बेटा, माइनस वाला साइन क्लियरली दिख जाए, ठीक है ना साहब। तो अब लेट्स मूव अहेड, आगे चलेंगे। ये जो है ये टाइम इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है। ये जो फॉर्मूला आया आपके पास चार्ज का, ये किस पे निर्भर नहीं कर रहा है, टाइम पे निर्भर नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट है। किसके बेटा, किसके इंडिपेंडेंट है, टाइम के इंडिपेंडेंट है। आप देखो यहाँ पे टाइम वगैरह नहीं दे रखा है, ये सिर्फ और सिर्फ किस पेपर में पूछ चुका है क्या, कि चार्ज फ्लोन ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स टाइम के इंडिपेंडेंट है। हाँ, रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, चेंज इन फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है, सही, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पेपर में कई बार क्या होता है बेटा, एक सेकंड, पेपर में कई बार क्या होता है बेटा कि ऐसे लूप को अचानक से ना फील्ड से दूर ले जाता है, गायब कर देता है, अभी फील्ड में फिर फील्ड से बाहर ले गया, या एकदम से उन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए और आपका लूप भी ऐसे टर्न कर दिया एकदम से, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, देखो, इफ लूप इज रिमूव फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड देन चेंज इन फ्लक्स कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड की अगर अपन बात करें, वो बाहर ही चला गया फ्लक्स से तो जीरो फाइनल वाला, इनिशियल हो गया बी इंटू ए, तो चेंज इन फ्लक्स का मैग्नीट्यूड हो गया वही बी डॉट ए। अच्छा, और अगर इफ लूप इज टर्न्ड अराउंड इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि एक चक्कर कटा दिया, ऐसे ऐसे से फिर कैसे कर दिया, ऐसे ऐसे, एक चक्कर का मतलब ये नहीं कि पूरा 360 डिग्री 180 डिग्री घुमा दिया, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं,
सो दैट कोई कंफ्यूजन ना हो। कितना घुमा दिया, कितना घुमा दिया प्यारे बच्चों, 180 डिग्री से घुमा दिया, तो चेंज इन फ्लक्स हो जाएगा बी ए माइनस माइनस बी या माइनस बी ए माइनस बी ए, 2b इसका मैग्नीट्यूड आएगा। इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं जो आपने पता होने चाहिए ही चाहिए। ठीक है साहब, चले आगे। ठीक है, चेंज ऑफ एरिया इन मैग्नेटिक फील्ड रीजन। अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर आप फ्लक्स चेंज करना चाहते हो तो बहुत सारे तरीके फ्लक्स चेंज करने के, क्योंकि फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा। आप मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम ज्यादा कर दो, आप एरिया कम ज्यादा कर दो, आप थीटा यानी ओरिएंटेशन चेंज कर दो, तो आप फ्लक्स चेंज कर सकते हो। और फ्लक्स चेंज हो गया तो ईएमएफ इंड्यूस होगा ही होगा। और ईएमएफ इंड्यूस हुआ और क्लोज्ड सर्किट हुआ यानी क्लोज लूप हुआ और कंडक्टिंग लूप हुआ तो करंट फ्लो करेगा। ठीक है, खैर मान लीजिए एक एग्जांपल है। अच्छा, आपको लेंज लॉ के बहुत सारे एग्जांपल क्लास में करवाए जाते हैं और करवाए जाने चाहिए। फिर बोल रहा हूं, कुछ ना कुछ लोग आते हैं बोलते हैं हमने क्लास में चैप्टर नहीं पढ़ा, इससे हो जाएगा क्या, माइंड मैप रिवीजन। माइंड मैप मतलब रिवीजन। और रिवीजन कब करता है इंसान, जब इंसान ने कोई चीज पहले से पढ़ी हुई होती है, उसके सवाल लगा रखे होते हैं, उसको शॉर्ट नोट्स बनाने, उसको सारे फॉर्मूले एक ही जगह पे कंसाइज चाहिए। और ऐसे नहीं कि उसको सिर्फ फॉर्मूले मिल जाए, उसको कोई व्यक्ति जो कि उस सब्जेक्ट को पढ़ाता है वो फॉर्मूले बताते हुए समझाते हुए मिल जाए। तो माइंड मैप साहब सीरीज उसी के लिए है ना। तो फिजिक्स वाला सभी तरीके की चीजों को केटर करता है, तो जिसमें एक क्विक रिवीजन और शॉर्ट नोट्स अगर आपको बनाने हैं, सारे कंसेप्ट आपको, सारे फॉर्मूला अगर आपको एक जगह चाहिए, तो जी हां, पीडब्ल्यू के माइंड मैप रिवीजन में आपका स्वागत है। मान लीजिए कोई लूप है जिसका एरिया है ए। अब भाई आप एरिया बढ़ा दोगे ना तब भी फ्लक्स चेंज हो जाएगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, इंड्यूस्ड करंट आएगा। जब आप एरिया घटा दोगे तब भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्लोज लूप है, कंडक्टिंग है, करंट इंड्यूस होगा ही होगा। ठीक है, तो यहां पे लेंज लॉ के हिसाब से देखो फाई बराबर बी, डेल्टा फाई बराबर, अगर मैं बी कांस्टेंट मानूं तो अगर एरिया में चेंज आए डेल्टा है तो फ्लक्स में चेंज आए डेल्टा फाई। ईएमएफ इंड्यूस क्या होता है बेटा, डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। मुझे पता है माइनस आता है, बी के लिए मैं बात कर रहा हूं मैग्नीट्यूड की, तो चेंज इन फ्लक्स क्या हो गया, बी डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, है ना। तो यानी कि एरिया फाइनल माइनस एरिया इनिशियल बाय टाइम इंटरवल, है ना। और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अब सुनो, लेंज लॉ के हिसाब से आप आराम से बता सकते हो कि यार अगर एरिया इंक्रीज हो रहा है, क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड है, एरिया इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है ना, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। तो इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस ईएमएफ, कुछ इंड्यूस करंट कुछ इस फैशन में फ्लो करेगा, इस मैनर में फ्लो करेगा कि वो अंदर की बढ़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड को कम करेगा, तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है ना साहब, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा। हाँ सर, और वो हमें पता ही है कि कोई भी क्लोज्ड लूप है, सुनना, जैसे कोई भी मान लो ऐसा लूप है, जरूरी नहीं कि वो सर्कुलर हो, कोई लूप है ना, और उसमें करंट मान लो फ्लो कर रहा है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो अगर आपको देखना है कि यार मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा इसके अंदर, तो आप अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज कर्ल करोगे, ACW मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, अंगूठा आ रहा है बाहर, जी हाँ साहब, अंगूठा आ रहा है बाहर, तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो डॉट है। डॉट मतलब आउटसाइड, आउटसाइड द प्लेन, ये पता होगी बात आपको। और यही चीज अगर अपन बोले कि यार यहां पे हम बोल देते हैं कि क्लॉकवाइज है, कैसा है बेटा, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज करंट बना लेते हैं फटाफट से। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास क्लॉकवाइज करंट, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया क्लॉकवाइज, सही बात है, ये हो गया क्लॉकवाइज इस तरीके से। तो राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करेंगे करंट के डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, अंगूठा आ रहा है अंदर, अंदर यानी क्रॉस, तो डॉट मतलब आउटसाइड द प्लेन, ठीक है, और क्रॉस मतलब इनसाइड द प्लेन। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना बहुत आसान है। कोई सर जरूरी है क्या कि ये लूप जो है सिर्फ सर्कुलर हो, नो बेटा, नॉट नेसेसरी, किसी भी शेप का हो सकता है, बट करंट फ्लो कर रहा है तो लूप होना चाहिए यानी क्लोज होना चाहिए, लूप का मतलब क्लोज। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज अंगूठा बाहर यानी मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, क्लॉकवाइज यानी क्रॉस यानी इनसाइड द प्लेन। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। तो लेंज लॉ के हिसाब से आप अगर ये बोल रहे हो कि एंटी क्लॉकवाइज आ गया तो जब ये डिक्रीज होगा तो क्लॉकवाइज आ जाएगा, इसमें रटने की जरूरत नहीं है, लेंज लॉ कॉमन सेंस और लॉजिक से किया जा सकता है। अच्छा, ये एक बहुत वन ऑफ द फेवरेट सवाल है भाई, ये पूछ चुका है ऑलरेडी। श्रिंकिंग लूप, लूप अगर कोई है और वो श्रिंक कर रहा है, उसकी रेडियस मान लो किसी इंस्टेंट पे r है और वो श्रिंक कर रहा है या एक्सपेंड कर रहा है dr/dt के रेट से, तो आप यहां पे फिर वो लगाओगे क्या, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट। कैसे, ईएमएफ, अभी मैं मैग्नीट्यूड नहीं लिख रहा, तो ये हो गया d phi by dt। यस सर, तो फाई कितना हो गया बेटा, b इंटू ए। मान लो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है
तो हो गया बी डी ए बाय डी टी, है ना। और अगर क्लोज लूप है, सर्कुलर है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, हो जाएगा डी इंटू, इधर कर देते हैं, जगह तो दिल में होती है, तो ईएमएफ हो गया। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं माइनस नहीं लगा रहा हूं। और सुनो, हाँ कोई लिखेगा सर ट्रांसफॉर्मर्स नहीं पढ़ा है, ट्रांसफॉर्मर्स ऑल्टरनेटिंग करंट के बाद पढ़ाया जाता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर्स डायरेक्ट करंट के लिए वर्क नहीं करता, ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए ही वर्क करता है। तो ट्रांसफॉर्मर्स मिल जाएगा आपको अगले चैप्टर में, ठीक है। तो निश्चिंत रहिएगा, निश्चिंत, जो आपको मिल रहा है ना उस पर पूरा भरोसा रखिए और उसका फुल यूटिलाइजेशन करिए, उसका फुल यूटिलाइजेशन करिए। देखो, आपको कोई भी टीचर पढ़ाने आ रहा है, कोई भी आपको रिवीजन कराने आ रहा है, कोई भी पढ़ाने आ रहा है, डजेंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज कि आप उस कंटेंट का और जो टाइम आप उस वीडियो में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका आप मैक्सिमम आउटपुट ले पाए, है ना, प्लीज। चलिए, तो ई यहां पे हो गया बी डी ए बाई डी टी, तो बी, और ये कितना हो गया बेटा डी। अब एरिया कितना हो गया, सर्कुलर लूप का एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर, है ना, बाय डी टी। अब सुनो, अब इसको आपको डिफरेंशिएट करना होगा, उसके लिए आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मालूम कितना होगा, तारे जमीन पर 2 नीचे 2 आर, फिर डी आर बाई डी टी, क्योंकि आर चेंज हो रहा है तो हो जाएगा बी इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू डी आर बाई डी टी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है बी इंटू 2 पाई इंटू डी आर बाई डी टी। मैंने आपको पूरा डिराइव करके बतलाया है, ठीक है, सर्कुलर लूप के लिए। अच्छा, आर क्या है, किसी इंस्टेंट पे आपको फोटो खींच के दे दी कि लूप श्रिंक हो रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, तो किसी इंस्टेंट पे जब फोटो खींच के दी, इंस्टेंटेनियस रेडियस है। एंड डी आर बाई डी टी क्या है, जिस रेट से रेडियस कम हो रही है या बढ़ रही है वो है, तो बी इंटू टी पायर इंटू बी इंटू 2 पायर इंटू डी आर बाई डी टी। देख लीजिए, पूरा का पूरा यहां पे हमने इसको कवर किया है, देख लें, ठीक है, डन है, डन है साहब, ठीक है। चलते हैं बेटा आगे, है ना। तो ये श्रिंकिंग लूप की बात हो गई, मैंने आपको बता दिया। अच्छा, कभी कभी इंड्यूस करंट का डायरेक्शन पूछ लेता है ऐसे रिंग में, ये अगर आपको याद हो तो हमने 10th क्लास में भी मैग्नेट वाला चैप्टर था उसमें पढ़ा था, और एक ट्रिक भी थी। चलो देखते हैं। खैर, क्या होता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, जब मान लीजिए ऐसी एक हमारे पास एक रिंग है, ऐसी एक रिंग है, और उसके एक्सिस के अलॉन्ग आप किसी मैग्नेट को या तो इस रिंग की तरफ लेके आ रहे हो या दूर लेके जा रहे हो, तो बोलता है कि हाँ, इसमें ऑब्जर्वर का बहुत बड़ा रोल है कि भाई ऑब्जर्वर कहां है ना, ऑब्जर्वर कहां से देख रहा है, ऑब्जर्वर कहां से देख रहा है। मैंने कहा ऑब्जर्वर मान लो ना साहब, वाह बहुत बढ़िया, ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है, लेफ्ट साइड से देख रहा है। तो अब मान लीजिए नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो यार ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकल रही है। अब मान के चलो कि मैग्नेट इस रिंग की तरफ, इस लूप की तरफ ले जाई जा रही है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो बढ़ रही होंगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इससे जो एसोसिएटेड होगा वो बढ़ेगा, तो इसमें जो करंट आएगा वो उसको सहन नहीं कर पाएगा और बढ़ते फ्लक्स को कम करने की कोशिश करेगा। मूव मैग्नेट राइट एंड मोर लाइंस पास थ्रू द लूप, बिल्कुल सा ठीक है। तो अब यहां पे मैं आपको डायरेक्शन निकालना सिखाता हूं। ये इस केस में क्या हो रहा है कि मान लो मैग्नेट दूर जा रही, मैग्नेट दूर जा रही, तो जो इससे फील्ड लाइंस निकल रही हैं, जो इससे एसोसिएटेड है लूप से या रिंग से, ये धीरे धीरे कम होती जा रही है ना। तो मूव मैग्नेट लेफ्ट एंड लेस लाइंस पास थ्रू द लूप, तो डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कहां से देख रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया, जैसे मैं बोलूं कि आप मुझे बताओ कि यार ये मैं कैसे मूव कर रहा हूं, इस पेन की टिप को देखो कैसे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, मेरे लिए क्लॉकवाइज है, आपके लिए एंटी क्लॉकवाइज है, मेरे लिए क्लॉकवाइज है, मेरे लिए क्लॉकवाइज है, लेकिन आपके लिए कैसी बेटा, एंटी क्लॉकवाइज है, समझ गए। इसका मतलब अगर किसी सर्कुलर लूप में या किसी लूप में करंट फ्लो कर रहा है, अगर अब मैं यहां से देख रहा हूं तो मुझे क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो उस साइड से कोई देखेगा तो उसे एंटी क्लॉकवाइज लगेगा, ठीक है। हाँ सर, तो आपने बस इतना ध्यान रखना है कि देखो ये रिंग जो है ना, पुराने जमाने की हीरोइन की तरह है, यार हीरो पास आ रहा है तो भी दिक्कत और हीरो दूर जा रहा है तो भी परेशानी, मतलब इसको परेशानी ही परेशानी है। मैग्नेट पास आ रही तो पास मत आओ, मैग्नेट दूर जा रही है दूर मत जाओ। तो इस करंट कैरिंग लूप के दो फेसेस होंगे, मैं आपको बता दूं, ये इस तरीके से, ये ऐसे नहीं रखा हुआ बेटा, है ना, ये ऐसे रखा हुआ, ये ऐसे रखा हुआ, इस प्लेन में रखा हुआ है, और ये एक्सिस के अलोंग क्या हो रही है बेटा, मैग्नेट आ रही है, ठीक है ना साहब। तो अब यहां से अगर ऑब्जर्वर देख रहा है, तो मैं आपको एक निंजा टेक्निक बता दूं कि अगर ये पास आ रहा है तो पास आने पे इसको बर्दाश्त नहीं होगा कि मैग्नेट पास कैसे आ रही, तो इसको मैग्नेट को रिपेल करेगी। दूर जाती हुई मैग्नेट को वो बर्दाश्त नहीं करेगी, दूर कैसे जा रही है उसमें दिक्कत, तो उसको अट्रैक्ट करेगी। खैर, तो यहां पे जो लेफ्ट वाला फेस है ये नॉर्थ है ना, तो ये लेफ्ट वाला फेस क्या बन जाएगा बेटा, नॉर्थ बन जाएगा। क्यों? क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा। अच्छा, क्योंकि पास आ रही तो रिपेल करेगा, नॉर्थ को कौन रिपेल करेगा, नॉर्थ, तो ये लेफ्ट वाला फेस बन जाएगा नॉर्थ। क्लास में क्यों होंगे ऐसे सवाल। और अगर ये मैग्नेट लेफ्ट जा रही है, मतलब दूर जा रही है, दूर जा रही साहब, तो अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि दूर जा रही है। देखो, कोई पास आ रहा है तो उसको अपोज कैसे करोगे, रिपेल करके, कोई दूर जा रहा है उसको अपोज कैसे करोगे, अट्रैक्ट करके। दूर जा रहा है तो अट्रैक्ट करना, पास आ रहा है तो रिपेल करना। अब ये दूर जा रहा है
तो अट्रैक्ट करना, अट्रैक्ट कैसे करेगा, ये जो फेस है क्या बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा। अब देखो ये मैं आपको ऑलरेडी बतला चुका हूं कि नॉर्थ का मतलब क्या हुआ, ऐसे, हाँ सर, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ का मतलब हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो अब कोई लेफ्ट से देखेगा ना, कोई लेफ्ट से देखेगा ऑब्जर्वर, तो बोलेगा कि यार ये वाला फेस कैसे बिहेव कर रहा है, नॉर्थ पोल की तरह, और ये वाला फेस बिहेव कर रहा है साउथ पोल की तरह, यानी यहां से उसको क्या दिखेगा, नॉर्थ मतलब एंटी क्लॉकवाइज। हाँ सर, ये करवाए हैं सवाल आपको क्लास में, 100% करवाए हुए होंगे, ठीक है। और अगर कोई लेफ्ट से देख रहा है, साउथ का मतलब हो गया बेटा, हाँ सर ये आपने लास्ट क्लास में भी जहां तक बताया था, साउथ का मतलब हो गया क्लॉकवाइज। तो जब कोई लेफ्ट से देख रहा है ना, तो ये वाला फेस उसको साउथ की तरह दिख रहा है और ये वाला फेस उसको नॉर्थ की तरह दिख रहा है, और साउथ का मतलब हो गया बेटा क्लॉकवाइज। तो यहां से जब कोई देखेगा तो बोलेगा कि यार यहां से देख रहे हैं ना, तो कैसा करंट दिखेगा, क्लॉकवाइज। कैसा दिखेगा, क्लॉकवाइज। समझ में आ पा रही बात? हाँ सर, ये क्लास में बताया जाता है बेटा, इसको आप देख लीजिए। एक मिनट, ये तो ट्रिक है, ये यहां पे मैंने बता दी, ये देख लीजिए साहब। और इस तरीके से एक सवाल भी पूछ, पहले इसको देख लो फिर मैं आपको एक बात बताता हूं। डन हो गया? हाँ सर, इस तरीके से एक सवाल भी पूछता है कि ऐसे हॉरिजॉन्टली एक रिंग रखी हुई है और एक मैग्नेट को ड्रॉप कर दी, तो मैग्नेट की एक्सेलरेशन जो है जी होगी, जी से ज्यादा होगी, जी से कम होगी, जी से कम होगी जब वो ऐसे जा रही है। और एक सवाल उसी में पूछता है कि वो नीचे चली गई है, नीचे जाते वक्त भी उसकी एक्सेलरेशन जी के बराबर, जी से कम, जी से ज्यादा, जी से कम। और अगर आप उस लूप को तोड़ दोगे, लूप को तोड़ दोगे, ब्रोकन लूप होगा, तो एक्सेलरेशन वो फ्री फॉल से करेगी, एक्सेलरेशन जी के बराबर होगी। क्लास में सवाल करवाया जाता है, ठीक है। चलिए साहब, ये डन हो गया। तो फिर आगे बढ़ते हैं साहब, है ना। अच्छा, अब एसी जनरेटर किस कंसेप्ट पे काम करता है, और भाई क्या क्या इक्वेशंस होती है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो बहुत ध्यान से सुनना। पहले हम ये डायग्राम देखेंगे, फिर इससे रिलेटेड इक्वेशंस जो है हम यहाँ पे देखेंगे। इस पे बहुत बेसिक से न्यूमेरिकल बन सकते हैं। एसी जनरेटर बेटा क्या करता है, एसी जनरेटर क्या करता है मैं आपको बताऊं। वो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जी हाँ, तो मैकेनिकल एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो जा रही है प्यारे बच्चों। जी हाँ, मैकेनिकल एनर्जी, एसी जनरेटर जनरेट कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है साहब, एक मिनट, मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है साहब, वो कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, कैसे कर रहा है, बहुत सिंपल सा फैक्ट है, वो कन्वर्ट कर रहा है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है बॉस, कैसे कर रहा है देखो, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जब कोई लूप मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है और उस लूप से एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो उस लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। और अगर वो कंडक्टिंग लूप है और क्लोज लूप है तो करंट भी आएगा। तो अपने को अल्टीमेटली बनाना क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी करंट। कहां से, मैकेनिकल एनर्जी से। टरबाइन वगैरह कैसे काम करती है, जिसको डायनामो भी बोलते हैं। तो टरबाइन वगैरह क्या होती है कि बेटा मान लो पानी गिर रहा है या विंड की सहायता से टरबाइन के ब्लेड्स घूम रहे हैं। अब टरबाइन के ब्लेड्स घूम रहे हैं तो ब्लेड्स कनेक्टेड है शाफ्ट से। तो यहां पे मैं आपको बता दूं, जैसे ये शाफ्ट होता है, ठीक है, यहां पे हो गए ब्लेड। अब अगर ये ब्लेड घूमेगा तो ये शाफ्ट भी घूमेगी, और ये शाफ्ट घूमेगी तो आपको एक लूप दिखाई दे रहा होगा। हाँ सर, ये लूप घूमेगा, और ये लूप किस में प्लेस्ड है, लूप किस में प्लेस्ड है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है। तो अब चलो, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है सर, एरिया भी कांस्टेंट है, लेकिन घूम रहा है। अच्छा, तो बी ए कॉस थीटा, बी भी फिक्स है, ए भी फिक्स है, लेकिन थीटा चेंज हो रहा है, इसका मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है ना। हाँ सर, ऐसे घूम, सर इसको घुमा कौन रहा है भाई, हो सकता इससे एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज हो रहा है, मतलब ये घूम रहा है, इसको घुमा कौन रहा है बेटा, ऐसे शाफ्ट है। अब हो सकता है कि वो शाफ्ट ब्लेड से जो कनेक्टेड है, ब्लेड पे पानी गिर जाए, या न्यूक्लियर पावर प्लांट में आप न्यूक्लियर फिजन की सहायता से, यूरेनियम के फिजन की सहायता से हीट प्रोड्यूस करें। आगे अपन मॉडर्न फिजिक्स में देखेंगे, हीट प्रोड्यूस करें, उस हीट से पानी गर्म करें, पानी गर्म करके स्टीम बनाए, स्टीम को, हाई प्रेशराइज स्टीम को टरबाइन पे क्या कर दे, टरबाइन के ब्लेड्स पे हम टकरा दे, टरबाइन घूम गई। या थर्मल पावर प्लांट में कोयला गर्म करके, पानी कोयला गर्म करे, उससे जो हीट प्रोड्यूस, पानी गर्म करके स्टीम बनाए, स्टीम को हाई प्रेशराइज स्टीम को टक्कर मारे किस पे बेटा, टरबाइन के ब्लेड्स पे, टरबाइन घूमे। विंड मिल्स, विंड टकरा रही है टरबाइन के ब्लेड से, घूम रहा है ना। टाइडल एनर्जी, टाइड्स जो होती है, टाइड्स मतलब जो लहरें होती है, ये लहरें टकरा रही टरबाइन के ब्लेड से। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट में ऊंचाई से, डैम से ऊपर से पानी नीचे गिर रहा है, पानी नीचे गिर रहा है, पानी की पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो गिरता हुआ पानी है वो टरबाइन के ब्लेड्स को घुमा रहा है। तो अल्टीमेटली भाई साहब कोई ना कोई तो घुमाने वाला होना चाहिए, सही बात है, तभी ये लूप घूमेगा, ये लूप घूमेगा, इसका फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट आएगा।
ठीक है। हाँ, तो थोड़ा सा यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर थोड़ा इस तरीके से होता है कि यार ये घूम भी जाए और यहाँ पे हमारे पास दो आउटपुट भी आ जाए ताकि क्लोज लूप की तरह काम करे। यहाँ पे आपने बल्ब वगैरह लगा दिया तो ये जलेगा। बचपन में आपने खिलौने तोड़े हैं कि नहीं जिसमें मोटर होती थी छोटी सी? तोड़े हैं कि नहीं? नहीं तोड़े यार, ज्यादातर बच्चों ने तोड़े होते हैं जो छोटे छोटे कार और वो नहीं होते थे जिसमें मोटर रहती थी। तो यार जो सिंपल लोग होते थे वो तो क्या करते थे, पीछे से ना सेल लगाते थे, आगे से पंखा अंका लगा के उसको घुमा देते थे। लेकिन जो लेजेंड्स होते थे वो क्या करते थे, जो पीछे जहां पे सेल लगते हैं वहां पे सेल लगाने के बजाय बल्ब लगा देते थे और आगे जो शाफ्ट होता है उस पर पंखा लगा के अगर उसको घुमाते थे तो बल्ब जलता था। किया है कभी ऐसा? कभी ना कभी तो किया होगा भाई, बचपन में बहुत सारे बच्चों ने किया होगा, है ना। तो उस शाफ्ट को आप घुमा रहे हो ना, छोटी सी मोटर, छोटी सी शाफ्ट को आप घुमा रहे हो, उसमें पंखा लगा दो तो ऐसे अगर हाथ पकड़ के हाथ से आप ना पंखे को घुमाओ तो बल्ब धीरे धीरे जलने लगता था। फिर मजा आता था, बोले यार ये तो जादू हो गया, बिना सेल के बल्ब जल गया। छोटा सा डायनमो, छोटा सा एसी जनरेटर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट है हमारे पास इस तरीके से डिजाइन होता है कि लूप घूमे फिर भी ये लोड हमारे पास, मतलब है ना, मतलब ऐसा अरेंजमेंट होता है, ऐसी इंजीनियरिंग होती है कि ये लूप घूमे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लोड यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। लोड का मतलब है यहाँ पे आप आउटपुट ले सकते हो, पावर आउटपुट ले सकते हो। तो अब अपन बात करें फाई बराबर कितना हो गया, बी डॉट ए यानी बी ए कॉस थीटा। अगर यहाँ पे आपने नंबर ऑफ टर्न्स यानी घेरे तार के नंबर ऑफ टर्न्स जो है एन ले लिए, थीटा को आपने बोल दिया ओमेगा टी, सर्कुलर मोशन, थीटा बराबर ओमेगा टी, तो कॉस ओमेगा टी। अब देखो ये फाई है, इसको डिफरेंशिएट कर दोगे डी फाई बाई डी टी माइनस साइन, ठीक है, ई बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी, इसको डिफरेंशिएट करो, एन बी कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ईएमएफ क्या होता है माइनस डी फाई बाय डी टी। तो माइनस को भले ही रहने दो, डी फाई बाय डी टी करोगे तो माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा, तो ये आ गया आपके पास एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अच्छा, ये जो पीक वैल्यू है, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी तो इसकी पीक वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू एन बी ओमेगा ई नॉट, इसको ई नॉट लिख लिया तो इंड्यूस हो गया ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इस पे भी डायरेक्ट सवाल पूछ लेता है। करंट चाहिए, हाँ सर करंट चाहिए, तो करंट कितना आ जाएगा सर, इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस यानी ई नॉट, है ना। कितना आ जाएगा, यहाँ पे मैं करंट भी लिख देता हूं, यानी आ जाएगा बेटा ई नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी। ई नॉट की वैल्यू कितनी है, एन बी ए ओमेगा। ये देख लो यहाँ पे अपने पास करंट भी आ गया, है ना सर। तो सारी चीज हमने यहाँ पे लिख ली है, इसको आप देख लीजिए और फिर अपन चलेंगे आगे, छाप लो भाई, चले आगे। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा। तो मोशनल ईएमएफ, अब बात करते हैं मोशनल ईएमएफ की। मोशनल मतलब मोशन की वजह से, ईएमएफ तो अपन पढ़ ही चुके हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई मान लो कंडक्टर है, वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, उसके पास वेलोसिटी है, तो उस कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस, चाहे उसकी शेप कैसी भी हो, कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस एक ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है, जो होता है इंटीग्रल वी क्रॉस बी डॉट डीएल। और सब कुछ अगर आप बढ़िया से सॉल्व कर लो तो आ जाएगा वी क्रॉस बी डॉट एल। और आपको है ना वी क्रॉस बी, इसको ना मैथ्स की भाषा में आपको क्लास में पढ़ाया गया होगा, इसको मैथ्स की भाषा में ट्रिपल बॉक्स प्रोडक्ट बोलते हैं। हाँ सर पढ़ाया गया है, और सर हमें तो हमारी क्लास में भी बताया गया था कि ए क्रॉस बी डॉट सी यानी वी क्रॉस बी डॉट एल, यानी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट फिर तीसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाता है अगर तीनों म्यूचुअली म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर का केस तो बाद में आएगा। इन तीनों में से अगर कोई भी दो वी बी बी एल या वी एल पैरेलल या एंटी पैरेलल हो जाए तो ट्रिपल बॉक्स प्रोडक्ट जीरो हो जाता है। हाँ सर, और 99% केसेस में क्या होता है कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए। जैसे मान लो कंडक्टर हो गया, इसकी लेंथ ही होगी, अच्छा आपको एल वेक्टर की ना डायरेक्शन की चिंता नहीं करनी होगी, लेंथ ये हो गया वी और मैग्नेटिक फील्ड हो गया अंदर, मतलब लेंथ वेलोसिटी हो गई है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ हो गई, लेंथ हो गई है, तो तीनों चीजें म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गई। कैसे, ये हो गई वेलोसिटी, ये जो मेरी ये वाली उंगली अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये हो गया लेंथ। तो तीनों चीजें म्यूचुअली परपेंडिकुलर अगर हो जाती हैं, है ना, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं इफ वी वेक्टर बी वेक्टर एंड एल वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो बहुत सही हो जाता है हिसाब किताब, डायरेक्ट कितना आ जाता है मोशनल ईएमएफ, कितना आ जाता है बीवीएल, डायरेक्ट आ जाता है बीवीएल, है ना। बी आपको एल वेक्टर की डायरेक्शन देखने की वैसे जरूरत पड़ती नहीं, है ना। तो बी वी परपेंडिकुलर एल इफेक्टिव। एल इफेक्टिव का क्या मतलब है बेटा, इनिशियल में आपको पहले भी बता चुका हूं कि आपको ऐसा टेढ़ा मेढ़ा शेप दे दिया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, इसको ऐसे मूव कर, तो आपको ना एल इफेक्टिव मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स को क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। हाँ सर, तो ये हो गया मोशनल ईएमएफ। जीरो कब होगा ये,
ट्रिपल बॉक्स प्रोडक्ट इसको बोलते हैं, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, इसको ट्रिपल बॉक्स प्रोडक्ट बोलते हैं मैथ्स की भाषा में। और ये जीरो कब होता है? जब इनमें से कोई भी दो पैरेलल या एंटी पैरेलल हो जाएं, कोई भी दो पैरेलल या एंटी पैरेलल हो जाए। और अपनी बल्ले बल्ले कब हो जाएगी? एक सेकेंड, ट्रिपल बॉक्स प्रोडक्ट और अपनी बल्ले बल्ले कब हो जाएगी? जब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा BVL। अब मुद्दे की बात, यार हाउ टू फाइंड द टर्मिनल ऑफ हाई पोटेंशियल। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको V क्रॉस B का डायरेक्शन देखना है, चेक द डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B। और हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट हम राइट हैंड से ही करते हैं, ये तो रूल है, पता है। क्रॉस प्रोडक्ट जब आपको वेक्टर्स में पढ़ाया गया होगा, तब आपने देखा होगा कि हमेशा हम क्रॉस प्रोडक्ट राइट हैंड रूल से करते हैं, राइट हैंड से करते हैं ना। तो चेक द डायरेक्शन, चेक कर, चेक द डायरेक्शन, चेक द डायरेक्शन ऑफ, जी हां साहब, चेक द डायरेक्शन ऑफ, किसका डायरेक्शन? V क्रॉस B, V क्रॉस B, चेक द डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B। V क्रॉस B करो, जैसे यहां पे V इधर है, B अंदर है, तो V क्रॉस B, अंगूठा ऊपर आ रहा, तो A इज द पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल, है ना। चेक द डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B, थंब will give you the point of, thumb will point towards, जो thumb है आपका, thumb यानी अंगूठा, thumb will point towards, thumb will point towards the point of higher potential, thumb will point towards the point of higher potential। समझ में आ गई बात? ठीक है, हायर पोटेंशियल, ये देख लीजिए, हायर पोटेंशियल। ठीक है, तो यहां पे मैं इसको एक बार और पढ़ देता हूं। चेक करो डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B, राइट हैंड से, राइट हैंड का जो अंगूठा आएगा, राइट हैंड से क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो राइट हैंड का जो अंगूठा आएगा वो किसकी तरफ पॉइंट करेगा? इट विल पॉइंट टुवर्ड्स दी, इट विल पॉइंट या इट विल डायरेक्ट टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल। तो A का V क्रॉस B, A का पोटेंशियल ज्यादा है B के मुकाबले, तो यहां पे मैं लिख भी सकता हूं VA माइनस VB, है ना। पोटेंशियल इज P इंटू V इंटू L, ये V वेलोसिटी, ये V पोटेंशियल है। इसको आप देख लीजिए बेटा अच्छे से, और इस पे क्लास में खूब सारे सवाल प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। रोटेशनल ईएमएफ की अगर बात करें, इस पे डायरेक्ट सवाल आ सकता है कि मान लीजिए जैसे अभी तो यार सिर्फ रॉड ऐसे मूव कर रही थी, नॉर्मली ट्रांसलेशन मोशन था, अब रोटेशन मोशन हो गया, किसी एक पॉइंट के अबाउट आपने इसको फिक्स कर दिया, उसके अबाउट रोटेट करवा रहे हो, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ये फिक्स पॉइंट हो गया A, है ना, इसकी लेंथ है L। तो यहां पे हमने बोल दिया जैसे XA और XB क्या है, यूं कह लो कि यार इसको ओरिजिन मान लो, तो X से इसका कोऑर्डिनेट 0 हो गया, इसका कोऑर्डिनेट L हो गया, तो जो EMF होगा होगा हाफ B ओमेगा L स्क्वायर, हाफ B ओमेगा L स्क्वायर। और अगर एक हमारे पास डिस्क होगी, एक हमारे पास डिस्क होगी, तो उसमें क्या होगा मैं अभी बता देता हूं। अगर एक डिस्क है, ठीक है, और उसको आप रोटेट कर रहे हो, उसका रेडियस आ रहा है, तो उसका जो फॉर्मूला होगा ना वो कितना हो जाएगा, लेट मी टेल यू। यहां पे मान के चलना कि बेटा उसका रेडियस हो गया लेट से R, है ना। यस सर, ये रेडियस हो गया R आपके पास, मान लो आप उसको ओमेगा से घुमा दे रहे हो, ये रेडियस हो गया R, और आप उसको ओमेगा से घुमा दे रहे हो, तो ये हो गया O। और मान लो कोई पॉइंट है C, किस पर, यार ये दिख नहीं रहा क्या, चलो ब्लैक से ही बना देता हूं, सॉरी, है ना। ये हो गया O, इसको ओमेगा से आप घुमा रहे हो, और रेडियस हो गया R। C एक पॉइंट हो गया सरकमफ्रेंस पे, तो आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल, मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एट सेंटर माइनस सरकमफ्रेंस, है ना। मैग्नीट्यूड हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि वो कैसे मैग्नेटिक फील्ड है, लेट सपोज क्रॉस ले लिया, डॉट ले लिया, कैसे मैग्नेटिक फील्ड है ना। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप इसको घुमा रहे हो, तो मैंने मैग्नीट्यूड बोल दिया, मॉड बोल दिया, ठीक है। ये बड़ा, ये छोटा, ये ना, ये छोटा, ये बड़ा, कुछ भी हो सकता है। तो सेंटर और सरकमफ्रेंस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा हाफ B ओमेगा R स्क्वायर, और सरकमफ्रेंस पे सभी पॉइंट्स के पोटेंशियल सेम होंगे। ऑल पॉइंट्स ऑन सरकमफ्रेंस, ऑल पॉइंट्स ऑन सरकमफ्रेंस, समझते हैं मतलब यार ये बाउंड्री पे जितने भी पॉइंट्स होंगे विल बी इक्वी पोटेंशियल, इनका जो पोटेंशियल होगा ना वो सबका क्या होगा बच्चों, सेम होगा, विल बी इक्वी पोटेंशियल, ठीक है। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, all points on circumference will be equipotential, half b omega r square, half b omega into radius का स्क्वायर। अगर डिस्क घूम रही है, रोटेटिंग डिस्क वाला केस है, तो प्लीज याद रखेंगे दोस्त, प्लीज याद रखेंगे, रोटेटिंग डिस्क वाला अगर केस है, ठीक है साहब, रोटेटिंग डिस्क वाला केस है। डन हो गया। मैं वापस पीछे जाऊंगा क्योंकि पीछे हमारा एक फॉर्मूला रह गया है, पीछे हमारा एक फॉर्मूला रह गया है, ठीक है। देखो भाई, तो हाँ, यहां पे अगर मान लो किसी एंड पॉइंट के अबाउट आपने क्या नहीं किया, इसको हिंज नहीं किया, मान लो किसी मिड पॉइंट भी नहीं, मान लो किसी बीच के पॉइंट के अबाउट आपने हिंज कर दिया और घुमा दिया क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, व्हाटएवर। ए पॉइंट की दूरी है एक्स ए, बी पॉइंट की दूरी है एक्स बी,
तो डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन, डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, क्रॉस या डॉट, जो मैग्नीट्यूड होगा ए और बी के बीच में एंड पॉइंट्स, ए जी हाँ एंड पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हाफ बी ओमेगा एक्स बी स्क्वायर, ये वाला डिस्टेंस इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है। कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है वो आपको उस हिसाब से ही राइट हैंड वाला जो v क्रॉस बी वाला डायरेक्शन था ना, थंब विल गिव द पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल, उससे ही देखना पड़ेगा। लेकिन मैग्नीट्यूड होगा हाफ बी ओमेगा इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर या इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, देख लीजिए इसको, ठीक है। हाँ, और अगर ये डिस्टेंसेस बराबर हो गए तो भाई ये भी 0 हो जाएगा, देख लेंगे इसको, चलते फिर आगे, ठीक है साहब, डन, ये भी हो गया। चलिए लेट्स मूव अहेड। इंडक्टेंस की अगर अपन बात करें तो जैसे हम नहीं पढ़ते थे रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस, वैसे ही है इंडक्टेंस। यूनिट ऑफ इंडक्टेंस हेनरी है और इसका आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना आना चाहिए। इंडक्टेंस दो प्रकार का, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से और म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। यहां पे इसको एक लूप है और उसको दूसरे लूप की आवश्यकता नहीं, खुद ही में सेल्फ सफिशिएंट है, इसीलिए नाम है सेल्फ इंडक्टेंस। म्यूचुअल मतलब आपसी, आपस में, म्यूचुअल मतलब यहां पे ना दो, ये मैंने आई गलती से लिख दिया, सॉरी, एम आएगा, ठीक है। म्यूचुअल मतलब आपस में, मतलब दो लूप होंगे। खैर, बात करें सेल्फ इंडक्टेंस की तो मान लीजिए हमारे पास कोई एक लूप है, मान लीजिए हमारे पास कोई एक लूप है, ठीक है, अभी ठीक करके देता हूं, साइज थोड़ा सा अपन चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम यहाँ पे एक डायग्राम बना पाए, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, मान लो एक लूप है हमारे पास और उसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा है, लेट्स से एक लूप है उसमें मान लो कोई करंट फ्लो कर रहा है हमारे पास, है ना। अब हुआ क्या कि ये जो लूप है इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी इसी के करंट की वजह से जो इस लूप से एसोसिएटेड होंगी। अब इस खुद के ही करंट में चेंज आ जाए, तो खुद के ही करंट में चेंज आ जाए तो खुद के ही करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनमें चेंज आएगा, तो खुद के ही करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का फ्लक्स है उसमें चेंज आ जाएगा। खुद ही के करंट में बदलाव की वजह से खुद ही के फ्लक्स में चेंज आ गया और खुद ही के फ्लक्स में चेंज होने की वजह से यहां पे ईएमएफ इंड्यूस हो गया, करंट इंड्यूस हो गया। सब इसी फिनोमेना को सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। इससे एसोसिएटेड जो फ्लक्स है वो इसी के करंट से क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना करंट उतना फ्लक्स। तो फाइ प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया एल, ये एल ही सेल्फ इंडक्टेंस है। ई बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, फाई बराबर एल आई, तो फाई को एल आई लिख दिया, एल कांस्टेंट आ गया, माइनस एल डी आई बाय डी टी, माइनस एल डी आई बाय डी टी आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ सर, तो खुद ही के फ्लक्स में बदलाव की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, जो करंट इंड्यूस हो रहा है, वो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं सेल्फ इंडक्टेंस में। सोलिनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस पता होना चाहिए। सोलिनॉइड है मान लीजिए कैपिटल एन टर्न्स का, स्मॉल एन बोल लो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, आर रेडियस एल लेंथ, तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस होता है म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल, एल हो गया लेंथ, आर हो गया रेडियस, एन हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला होता है, इसका एक और फॉर्मूला होता है दोस्त जो आपको पता होना चाहिए। स्मॉल एन के टर्म्स में, एरिया के टर्म्स में, लेंथ के टर्म्स में, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, है ना। एक और फॉर्मूला आप देखो, कहां पे कैपिटल एन है कहां पे स्मॉल एन है वो आपको देखना पड़ेगा। एरिया पाई आर स्क्वायर को मैंने एरिया लिख दिया, ये है स्मॉल एन यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। जो आप इसको कैपिटल एन बाय एल लिखोगे तो उससे वो यही वाला फॉर्मूला आ जाएगा, तो आप देख सकते हो, ठीक है। ये देख लो, सेल्फ इंडक्टेंस में जो इंडक्टर होता है वो कैसे बिहेव करने लगता है, एज इफ कि यहां पे हमने एक ईएमएफ लगा दिया हो। कैसे समझना, क्योंकि जो इंडक्टेंस है इसमें अगर करंट बढ़ेगा तो भी उसको मंजूर नहीं है। करंट बढ़ने की, उसके खुद के करंट बढ़ने की वजह से क्या होगा, सेल्फ इंडक्टेंस वाला फिनोमेना आएगा। तो अगर उसके थ्रू, इंडक्टर के थ्रू कोई करंट फ्लो कर रहा है वो बढ़ रहा है तो भी उसको मंजूर नहीं है। इंडक्टर के थ्रू कोई करंट फ्लो कर रहा है वो डिक्रीज हो रहा है तो भी उसको मंजूर नहीं है। तो होगा क्या, मान लीजिए ये हमने इंडक्टर लगा दिया है ना, एल हेनरी का, मान लीजिए यहां से करंट जा रहा है, ऐसे करंट जा रहा है और एक करंट इंक्रीज हो रहा है, डी आई बाई डी टी पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, इस बढ़ते हुए करंट को अपोज करेगा। कैसे, एज इफ कि यहां पे एक बैटरी लगी हुई, सोर्स लगा हुआ है प्लस माइनस, ताकि इसको अपोज कर पाए। और इसका ईएमएफ कितना हो जाएगा, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड हो जाएगा वही एल डी आई बाई डी टी। सिर्फ यहां पे वैल्यूज पुट होंगी, नो साइन, है ना, क्योंकि आपने टर्मिनल ऑलरेडी बना दिया। मान लीजिए करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, आपने क्लास में पढ़ा होगा, ये ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग, डी आई बाई डी टी नेगेटिव है, तो ये घटते हुए करंट को बढ़ाएगा। कैसे, कुछ इस प्रकार से टर्मिनल्स अपने बना के, और इसका फिर से ईएमएफ कितना हो जाएगा बच्चों, एल डी आई बाई डी टी, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज और टर्मिनल्स हमने यहाँ पे बना दिए। इस पे काफी सारे सवाल आपको क्लास में करवाए जाते हैं,
है ना, और आप इस स्लाइड को देख लीजिए, ये हुआ सेल्फ इंडक्टेंस। हाँ जी, ये हुआ सेल्फ इंडक्टेंस। लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर की बात करें और इसके बाद अपन आ जाएंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस पे, हाफ एल आई स्क्वायर। इस पे डायरेक्ट सवाल आया था पिछले साल यानी 2023 में, डायरेक्ट, जी हाँ, एल दे दिया, आई दे दिया और यू पूछ लिया। मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम यानी एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, स्मॉल यू, कैपिटल यू एनर्जी, वी वॉल्यूम, यू हो गया एनर्जी डेंसिटी, वॉल्यूम हो गया एरिया इनटू लेंथ। तो यहां पे अपने पास आ गया म्यू नॉट, वही अगर मान लीजिए कोई हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन है ना, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर बाय 2, या फिर ये मेन ये फॉर्मूला ये आपको पता होना चाहिए, बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, ये एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी। अच्छा, ये पता होना चाहिए कि स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, स्टोर्स एनर्जी किस रूप में स्टोर करता है, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी पूछ लेता है। अच्छा, कैपेसिटर किस रूप में स्टोर करता था, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैपेसिटर किस रूप में एनर्जी स्टोर करता था, इन द, मैंने आपको बताया भी था कैपेसिटर्स के माइंड मैप में, क्लास में भी आपको बताया जाता है कि कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंडक्टर होल्ड्स या स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, रेजिस्टर नालायक है, एनर्जी स्टोर नहीं करता हो तो डिसिपेट कर देता है। ठीक है, हाँ सर, ये भी हो गया। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स, जैसे रेजिस्टर जुड़ती थी ना सीरीज पैरेलल में, वैसे इंडक्टर जुड़ जाता है। एल इक्विवेलेंट क्या हो गया, L1 प्लस L2 प्लस L3, है ना। अभी इस पे अपन आएंगे, पैरेलल में क्या हो जाएगा, अगर दो है तो L1 L2 बाय L1 प्लस L2, बाकी पैरेलल में क्या हो जाएगा, वन, जैसे रेजिस्टर जुड़ती है ना वैसे 1 बाय L इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाय L1 प्लस 1 बाय L2 प्लस 1 बाय L3 एंड सो ऑन। खैर, ये आपने क्लास में खूब इस तरीके के सवाल किए होंगे, तो अल्टीमेटली लग सीरीज में रहे लेकिन है ये पैरेलल में, तो 3 L L L अगर पैरेलल में होगा तो L/3 आ जाएगा। एक एग्जांपल है, ये सीरीज नहीं है। यहाँ पे मैं EX डॉट लिख देता हूं, यानी कि एक एग्जांपल, और वो भी किसका, पैरेलल का। याद है सीरीज में अगर R R R R रजिस्टर जुड़ जाते थे NR, सीरीज में पैरेलल में अगर R R R R जुड़ जाते थे तो R/N हो जाता था, है ना। हाँ सर, इसको आप देख लीजिए, खूब सारे एग्जाम्पल्स क्लास में करवा दिए होंगे आपको ऑलरेडी। चलें साहब आगे, जी सर। अब बात करेंगे प्यारे बच्चों म्यूचुअल इंडक्टेंस की। किसकी बात करेंगे बेटे, म्यूचुअल इंडक्टेंस की। तो यहां पे ना हमारे पास एक लूप नहीं, दो लूप है। एक लूप में करंट फ्लो हो रहा है और एक में नहीं हो रहा। तो जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, मान लीजिए इस लूप में करंट फ्लो हो रहा है, तो इसकी कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास हो रही होंगी, जिसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे पास हो रही, तो इससे एसोसिएटेड कुछ फ्लक्स है। जबकि इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो इसका जो फ्लक्स है उधारी का फ्लक्स है, इसका फ्लक्स है। अब इसमें जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, इस लूप में करंट चेंज हो जाएगा, तो उससे निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो जाएंगी, तो इससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी, फ्लक्स चेंज होगा। करंट में चेंज आया, इसमें प्रभाव पड़ा इस पर, इसी को म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। इससे एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज हो गया, तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया। तो फ्लक्स इनटू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन वन, तो फ्लक्स इनटू इज इक्वल्स टू MI1। M क्या हो गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेम यूनिट है ना, सेम यूनिट है हेनरी वाली, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, डायमेंशनल फॉर्मूला सब कुछ सेम है। अगेन E बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी, फाई बराबर MI, तो यहाँ पे माइनस MDI बाई डी टी। अब एक सवाल जो आपसे 2021 में पूछ चुका है वो क्या, देखो आपको इस तरीके का सवाल देता है बेटा कि अंदर एक छोटा सा लूप दे देता है, किसी भी शेप का दे सकता है, ट्राइंगल शेप का दे सकता है, स्क्वायर शेप का दे सकता है, सर्कल। एक बाहर बड़ा लूप दे देगा, वो बाहर वाला लूप भी किसी भी शेप का हो सकता है, स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कुलर। और बोलता है कि यार इसका साइज दे देगा, अगर सर्किल है तो रेडियस दे देगा, स्मॉल r, बाहर का रेडियस हो गया कैपिटल R, और अगर स्क्वायर होगा तो साइड लेंथ दे देगा। खैर मुद्दे की बात यह है, और बोल देगा कि जो बाहर वाले का डायमेंशन अंदर वाले के डायमेंशन के मुकाबले बहुत बड़ा है। तो आपको याद रखना है कि इनके बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंदर वाले का रेडियस या साइड लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बाहर वाले का रेडियस या साइड लेंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ऑलरेडी 2021 में सवाल पूछ चुका है। समझ में आ पा रही बात? ठीक है सर, इसमें ऑलरेडी नीट 2021 में सवाल आया था, और आपसे पेपर में कुछ नहीं करेगा, अलग अलग, जैसे मान लो ऐसे दे दिया सर एग्जांपल, देखो मान लो ऐसे दे दिया कि सर ये अंदर का हो गया स्मॉल l और बाहर का हो गया भैया जी कैपिटल L, कुछ ऐसा बाहर का हो गया है ना, थोड़ा रफ डायग्राम बनाए, और मान लो आपको बोल दिया कि यार कैपिटल L जो है वो स्मॉल l से बहुत बड़ा है, तो आप बोलेगा कि इनके बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा छोटा डायमेंशन का स्क्वायर। यहां पे सर्किल नहीं है, कोई बात नहीं, स्क्वायर है, साइड लेंथ L स्क्वायर डिवाइड बाय बड़े डायमेंशन L स्क्वायर बाय L। जैसे यहां पे हो गया
स्मॉल आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर, यहाँ हो गया स्मॉल एल स्क्वायर बाय, इस तरीके से सवाल पूछ सकता है पेपर में। तो जो प्रोपोर्शनलिटी यहां पे आ रही है वही आप ऑप्शंस में चेक करिएगा, ठीक है। अच्छा, रिलेशन बिटवीन सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, मान लीजिए हमारे पास दो इंडक्टर्स है L1 L2 सेल्फ इंडक्टेंस के, और म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है तो K अंडर रूट L1 L2, K क्या होगा, कपलिंग फैक्टर होगा, K क्या होगा, कपलिंग फैक्टर। ये कपलिंग फैक्टर जो होता है ना बेटा, ये 0 से 1 के बीच में लाए करता है, जो कपलिंग फैक्टर है इट लाइज बिटवीन 0 to 1 बेस्ड ऑन द ओरिएंटेशन। मान लीजिए दो इस तरीके से आपको दे रखे ऐसे ऐसे, तो सारे के सारे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है दोनों के वो क्या होंगे, एक दूसरे से एसोसिएटेड होंगे, लिंक्ड होंगे, तो K की वैल्यू 1 हो गई। K की वैल्यू कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट है तो K की वैल्यू 0 से 1 हो गई, यहाँ पे K कंप्लीटली 1 हो गई। ऐसे क्रॉस में रख दिया आपने, क्रॉस में रख दिए तो कपलिंग फैक्टर 0 हो गया, तो K की वैल्यू 0 से 1 होती तो M बराबर K अंडर रूट L1 L2, ठीक है। इसको देख लीजिए, ठीक है साहब। अरे डन है क्या? इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि यार ऐसे की जगह ना आप ऐसे भी बना सकते हो, इसको ऐसे की जगह आप ऐसे भी बना सकते हो, इसमें कोई खास फर्क नहीं है, ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, तो भी कोई इशू नहीं है, तो भी मतलब हमें मान लेंगे। कभी कभी किसी किसी किताब में ना ऐसे दे देता है कि पूरा का पूरा एसोसिएटेड है, और कभी कभी जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया ऐसे दे देता है, ठीक है। कैसे भी बोल दो आप, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलें साहब आगे। हाँ सर, अब यार देखो यहां पे ना एक रेल वाला सवाल पेपर में पूछ सकता है, एक रेल वाला सवाल, उसमें कोई बहुत खास समय नहीं लगता, लेकिन क्लास में आपको करवाया जाता है, ठीक है। कि मान लीजिए हमारे पास इस तरीके से ऐसे पटरी जैसी है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे हमारे पास ना एक रॉड है, हमारे पास क्या है बच्चों, एक रॉड है, ठीक है। और उस रॉड मान लो, और ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, ये रॉड पहले रेस्ट पे थी, आपने इसको v वेलोसिटी दे दी, ये मान लो आगे मूव कर रही है, तो अब मोशनल ईएमएफ आएगा, v क्रॉस b डॉट एल से इंड्यूस करंट आएगा, इधर ऐसे फ्लो करेगा, सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया है ना। तो अब यहां पे करंट फ्लो कर रहा है, तो बेसिकली अगर आपको याद हो कि करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग वायर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते थे पिछले चैप्टर में, एमईसी, पिछले से पिछले एमईसी, तो उस पर फोर्स लगता था, एम्पेरियन फोर्स, वो कितना था, आई एल क्रॉस बी, आई बी एल। तो आई कितना हो गया बेटा यहाँ पे, सर करंट हो गया यहाँ पे ई बाय आर, है ना। ई कितना हो गया आपके पास, बीवीएल, तो बीवीएल बाय आर। तो एम्पेरियन फोर्स कितना हो गया, आई बी एल, यानी आई कितना हो गया, बी वी एल बाय आर इंटू बी इंटू एल। हाँ सर, ये क्लास में बताया तो हो गया बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर। तो एक एम्पेरियन फोर्स लग गया जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, आई एल क्रॉस बी, आई एल किस डायरेक्शन में, जिस करंट में करंट जिस डायरेक्शन में करंट उस डायरेक्शन में, तो एल क्रॉस बी यानी आई क्रॉस बी पीछे की तरफ, तो एक अपोजिंग फोर्स लग गया जिसको हमने एम्पेरियन फोर्स बोल दिया। और ये हमने कहां पे पढ़ा है बेटा, ये हमने पढ़ा था एम्पेरियन फोर्स MEC, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। तो धीरे धीरे इसकी स्पीड स्लो डाउन होती जाएगी, स्लो डाउन होती जाएगी और स्लो डाउन होती जाएगी। अगर आपको इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट मेंटेन करके चलनी है तो आपको एक अपोजिट डायरेक्शन में एम्पेरियन फोर्स इधर लग रहा है, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा सो दैट वो कैंसिल कर दे और वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए, ठीक है। पावर डेवलप्ड इन सर्किट, आप चाहो तो पावर को ऐसे कर सकते हो, एफ डॉट वी, एफ इंटू वी, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर इंटू वी, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय, या आई स्क्वायर आर से भी निकाल सकते हो, पावर आपके पास आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी की बात करता है कि मान लीजिए आपको एक्सटर्नल फोर्स लगा दिए, इसको आपने ऐसे आगे धक्का दे दिया, ठीक है। और मान लो आप एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, तो टर्मिनल वेलोसिटी एम्पेरियन फोर्स पीछे लगेगा, किसी भी टाइम टी पर एम्पेरियन फोर्स हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर। मान लो इसकी टी टाइम पे वेलोसिटी वी है। टर्मिनल वेलोसिटी हमने फ्लूइड मैकेनिक्स भी पढ़ी, टर्मिनल वेलोसिटी कब लगती है, टर्मिनल वेलोसिटी कब आती है, जब नेट फोर्स जीरो हो जाता है, एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। तो यार टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास आएगी, टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास आएगी, टर्मिनल वेलोसिटी, एक सेकंड अभी मैं इसको ये हटा देता हूं। टर्मिनल वेलोसिटी कब आएगी, एक्सेलरेशन जीरो, v बराबर vt कांस्टेंट, f एक्सटर्नल जो होगा हमारा, मैंने बोला ना अगर आपको इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना है तो आपको एक f एक्सटर्नल लगाना होगा सेम मैग्नीट्यूड का एम्पेरियन फोर्स के बराबर अपोजिट डायरेक्शन में। ये हो गया आपके पास एक्सटर्नल फोर्स, ये हो गया बी स्क्वायर एल स्क्वायर टर्मिनल वेलोसिटी बाय आर। तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर था, उसमें वी की जगह मैंने कर दिया वीटी। क्यों, क्योंकि दोनों फोर्सेस अगर बराबर हो गए ना साहब, दोनों फोर्सेस अगर बराबर हो गए ना साहब, तो हम क्या बोलेंगे कि नेट फोर्स जीरो, एक्सेलरेशन जीरो है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। तो टर्मिनल वेलोसिटी आ गया एफ एक्सटर्नल आर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर
एल स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा टर्मिनल वेलोसिटी का। अगर उसने पेपर का लेवल टफ किया तो ये चीज पेपर में पूछ सकता है, क्लास में करवाई जाती है। मोशन ऑफ कंडक्टर इन वर्टिकल प्लेन, अभी तो ऐसे प्लेन में हो रहा था, अब मान लो मैं mg वाला कंपोनेंट भी ले, मैं इसको ऐसे कर दूं, इस प्रकार से मैं इस अरेंजमेंट को ऐसे कर दूं, इसका मास मान लीजिए जो रेल है, इसको रेल बोलते हैं, इसका मास अगर m हो गया, इसको एक बार कलर भी भर देते, ठीक है ना साहब, कलर भर दिया इसमें, बहुत बढ़िया, तो हो गया मास m हो गया। अब एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत ही नहीं, एक्सटर्नल फोर्स अपने आप लग रहा है mg, एम्पेरियन फोर्स मोशन के अपोजिट, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी। तो ये जो वीटी का फॉर्मूला है, इसमें एक्सटर्नल फोर्स की जगह mg लगा दीजिए, mg इंटू आर बाय बी स्क्वायर एल स्क्वायर, mg इंटू आर बाय बी स्क्वायर एल स्क्वायर, ये देख लो, है ना, सही बात है, ये देख लो, डन है बेटा। हाँ साहब, ये देख लिया आपने, टर्मिनल वेलोसिटी आ गया mg आर बाय बी स्क्वायर एल स्क्वायर। तो ये टफ अगर पेपर का लेवल करेगा तो ये चीज भी पूछ सकता है। बस एक्सटर्नल फोर्स की जगह क्या आ गया mg, mg एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम कर रहा है। अब एक काम करता हूं, मैं एक काम करता हूं कि यहाँ पे मैं देख लूं कि ये सब आपने ये सब लिख लिया है क्या, देखो स्लाइड में आपको दिखा देता हूं, साइड हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ठीक है बेटे, डन है, डन है बेटा, ठीक है, ये देख लो, सही है। हाँ साहब, तो इसी के साथ बेटा ये वाला माइंड मैप भी अपन खत्म करते हैं। मैं आपसे मिलूंगा अगले माइंड मैप में, ऑल्टरनेटिंग करंट के ट्रांसफॉर्मर्स उसी में पढ़ाऊंगा, है ना, ट्रांसफॉर्मर्स ऑल्टरनेटिंग करंट के लास्ट में ही पढ़ाया जाता है। ठीक है साहब, तो मिलते हैं अगले माइंड मैप में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू प्यारे बच्चों।